लेट्स स्टार्ट विद द सेकेंड हाफ ऑफ द चैप्टर। अभी तक हमने मोशन के बारे में पढ़ा, रेट ऑफ मोशन के बारे में पढ़ा कि मोशन कैसे कैसे चेंज हो रहा है। अब वो चेंज को अगर हमें ओवरऑल कंपेयर करना है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, दूसरे पॉइंट से तीसरे पॉइंट में हमें पूरा एक होल पिक्चर देखना है कि कैसे चेंज हो रहा है। सो देयर इज अ वे फॉर दैट एंड दैट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। नाउ व्हाट इज अ ग्राफ? ग्राफ आपने वर्ड सुना होगा पहले। एग्जैक्टली ग्राफ का क्या काम होता है? ग्राफ में जनरली दो एक्सिस होती है, एक हमारी होती है एक्स एक्सिस एंड द सेकेंड वन इज वाई एक्सिस। अब एग्जैक्टली हम क्या करते हैं, ग्राफ के कोई भी एक एक्सिस पे, मान लो एक्स एक्सिस पे हम कोई एक क्वांटिटी रख देते हैं, मान लो फर्स्ट क्वांटिटी, सेकेंड क्वांटिटी हमारी किस पे रहेगी, वाई पे। अब आपके पास सर्टेन वैल्यूज दी होती है, मान लो दे रखा है कि जब x या फर्स्ट क्वांटिटी हमारी 1 थी तो सेकेंड क्वांटिटी की कुछ वैल्यू रही होगी। तो हम क्या करेंगे कि फर्स्ट क्वांटिटी की जो वैल्यू थी और सेकेंड क्वांटिटी की जो वैल्यू थी, दोनों के प्रोजेक्ट होने पे जो एक स्पेस में, जो एक पॉइंट पे हमें वो मिलेगा वैल्यू, उस पर हम एक डॉट लगाते हैं और वैसे ही सारी वैल्यूज के लिए हम करते जाते हैं। मान लो कि वैल्यूज कुछ यहाँ पे एक, ये दूसरी, तीसरी, चौथी, ऐसे वैल्यूज रही होगी। फिर हम लास्ट में क्या करेंगे, सारी वैल्यूज को ज्वाइन कर देंगे। देन वी हैव अ लाइन लाइक दिस। नाउ इट इज नॉट नेसेसरी कि जो लाइन बनी है हमेशा स्ट्रेट ही होगी। ये वाले फिगर में हमारे पास स्ट्रेट लाइन है जिसको बोलते हैं एक लीनियर लाइन या लीनियर मोशन। तो ये लीनियर रहे ऐसा जरूरी नहीं है, कर्व भी बन सकती है। वो कर्व कब बनती है हम आगे टॉपिक में देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। अब इसमें हमारे पास में पहला होता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, दूसरा होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ मतलब एक क्वांटिटी हमारी रहेगी डिस्टेंस और दूसरी रहेगी हमारी टाइम। तो अब इस ग्राफ में हम क्या करेंगे, जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है, डिस्टेंस जो कवर हुई है उसकी वैल्यू में क्या चेंज आ रहा है वो हम इस ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। द वर्ड इज कॉल्ड प्लॉटिंग ऑन अ ग्राफ। तो हम क्या करेंगे, इस ग्राफ पे वैल्यूज प्लॉट करेंगे और फिर से क्या करेंगे, सारे पॉइंट्स को जोड़ के देखते हैं कि लाइन कैसी बनती है। तो अगर मान लो हमारे पास में कुछ वैल्यूज ऐसी रही होगी कि जिसकी वजह से हमारा क्या आया, ग्राफ लीनियर। अब इसको हम फर्स्ट देखते हैं एक यूनिफॉर्म मोशन के लिए। यूनिफॉर्म मोशन क्या था, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम के लिए जब डिस्टेंस इक्वल इंटरवल से चेंज हो, मतलब इक्वल अमाउंट से हमारा डिस्टेंस चेंज हो, देन इट इज कॉल्ड अ यूनिफॉर्म मोशन। बेसिकली क्या, स्पीड चेंज नहीं हो रही है, दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। मैंने यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल दिया है विथ सम वैल्यूज। मान लेते हैं कि फर्स्ट सेकंड पे हमारा डिस्टेंस था 2 मीटर्स, मतलब क्या, एक सेकंड में 2 मीटर डिस्टेंस कवर हुआ। फिर दूसरे सेकंड पे इसने 4 मीटर कवर किया, तीसरे पे 6 मीटर, फोर्थ पे 8 मीटर एंड फिफ्थ पे 10 मीटर्स। सो यू सी अ पैटर्न 1 2, जब टाइम 2 हुआ तो डिस्टेंस 4 हो गया, 3 होने पे 6 हो गया। मतलब जैसे जैसे टाइम एक सेकंड से बढ़ता जा रहा है, डिस्टेंस हमारा 2 से बढ़ता जा रहा है, इक्वल अमाउंट से बढ़ रहा है, देन इट इज अ यूनिफॉर्म मोशन। अगर इससे हम इस पे प्लॉट करें तो कैसे करेंगे, फर्स्ट सेकंड पे कितना है 2, सो वी हैव टाइम एज 1, डिस्टेंस एज 2। तो दोनों पॉइंट से हमारे कहां पे मिल रहे हैं, इस पॉइंट पे। सो वी पुट अ डॉट ऑन दिस पॉइंट। सिमिलरली वी डू इट फॉर ऑल द पॉइंट्स। 2 पे हमारे पास क्या है, डिस्टेंस 4, तो 2 सेकंड पे हमने 4 पे डॉट लगाया, 3 पे हमने 6 पे लगाया, 4 पे 8 पे लगाया, फाइनली 5 पे 10 पे लगाया। तो हम सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करें तो वी हैव अ स्ट्रेट लाइन, हेंस इट इज कॉल्ड अ लीनियर मोशन। क्योंकि हमारा यूनिफॉर्म है मोशन, मोशन यूनिफॉर्म है, मतलब हमारे पास स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था अरेंज्ड मोशन है। मान लो ऐसे जिगजैग लाइन बनती या कर्व बनती तो हम उसे यूनिफॉर्म नहीं बोलते। देयर इज नो यूनिफॉर्मिटी इन दैट मोशन, हेंस यूनिफॉर्म मोशन में हमारी लाइन कैसे बन रही है, स्ट्रेट बन रही है। अब मान लो कि इसी ग्राफ से हमें वेलोसिटी मतलब स्पीड भी निकालनी है, तो हम कैसे निकालेंगे, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। अब क्योंकि एक लीनियर मोशन है तो इसमें स्पीड क्या हो रही है, चेंज नहीं हो रही है। यूनिफॉर्म मोशन में स्पीड चेंज नहीं होती है, तभी तो इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस चेंज होता है। तो अगर आपको स्पीड निकालनी है तो आप पूरे ग्राफ के लिए निकालने से अच्छा कोई भी एक पॉइंट पे निकाल सकते हैं। बिकॉज अगर आप इतने से पॉइंट के लिए निकालोगे कि मान लो कि 0 to 1 सेकंड में स्पीड कितनी रही है, वो तो चेंज ही नहीं हो रही है। तो जरूरी नहीं है कि आप 0 to 5 के लिए पूरा निकालें या 2 to 3 या वॉट एवर आप निकालें,
वो आपकी सेम ही अमाउंट आने वाला है। तो हम ऐसे 2 पॉइंट कोई भी सेलेक्ट कर लेते हैं। पहला पॉइंट हमने सेलेक्ट किया 3 सेकेंड्स पे, दूसरा हम सेलेक्ट कर लेते हैं 5 सेकेंड पे। तो अब स्पीड क्या निकालनी है हमें, जब ऑब्जेक्ट 3 सेकेंड से अपना मोशन स्टार्ट करके 5 सेकेंड तक पहुंचा तो हम उसकी डिस्टेंस देखेंगे। 3 सेकेंड पे उसने कितना डिस्टेंस कवर किया था, 6 से उसने स्टार्ट किया था, तो 6 हमारा क्या हो जाएगा, इनिशियल पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट, और 3 सेकेंड्स हमारा फिर से क्या हो जाएगा, रेफरेंस पॉइंट। तो हमने फाइनल कहाँ लिया, 5 पे। 5 पे हमारा क्या है डिस्टेंस, 10, तो हमारा क्या हो जाएगा 10 फाइनल। तो अब अगर हमें स्पीड निकालनी है तो हम क्या करेंगे, वी टेक अ डिफरेंस बिटवीन व्हाट, द फाइनल पॉइंट माइनस द इनिशियल पॉइंट। रिमेंबर, आप कोई भी 2 पॉइंट सेलेक्ट करेंगे तो उसमें स्पीड या टोटल ओवर दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालने के लिए आपको दोनों को माइनस करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपने फाइनल पॉइंट 10 ले लिया और मान लिया कि इनिशियल है रेफरेंस तो हम 0 ही बोलते हैं, तो आपने स्पीड के फॉर्मूला में डिस्टेंस की जगह पे 10 अगर रख दिया तो दैट वुड बी इनकरेक्ट। यू ऑलवेज नीड टू टेक द डिफरेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स यू आर टेकिंग। तो हमने 6 और 10 लिया था, तो डिफरेंस क्या आएगा, 10 माइनस 6, दैट वुड बी आर डिस्टेंस। टाइम कितना होगा, अगेन फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल वॉज 5 सेकेंड्स, इनिशियल वॉज 3 सेकेंड्स, तो टाइम क्या होगा 5 माइनस 3। सो व्हाट वुड बी द फॉर्मूला ऑफ स्पीड, v इज इक्वल टू 4/2 विच वुड बी 2 मीटर पर सेकेंड। मतलब ये कोई भी ऑब्जेक्ट जो था, जो ये लीनियर मोशन कर रहा था, इसकी स्पीड कितनी रही होगी, 2 मीटर पर सेकेंड थ्रू आउट इट्स मोशन, बिकॉज इट्स अ यूनिफॉर्म मोशन। अब हम सेकेंड टाइप के मोशन की बात करते हैं, दैट इज आर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन मतलब डिस्टेंस इक्वल इंटरवल्स में अनइक्वल अमाउंट से चेंज हो रही है। अब ये जो डिस्टेंस है वो कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन दी एक्सेलरेशन। अगर आपने एक्सेलरेशन पॉजिटिव दी है, रिमेंबर पॉजिटिव एक्सेलरेशन से क्या होता था, स्पीड बढ़ती थी, तो उसके आगे क्या होगा, इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में डिस्टेंस ज़्यादा कवर करना स्टार्ट कर देगा ऑब्जेक्ट। पॉजिटिव एक्सेलरेशन में ऐसा होगा, नेगेटिव एक्सेलरेशन में वो डिस्टेंस ग्रेजुअली कम होगी। देन लेट्स टॉक अबाउट दी पॉजिटिव एक्सेलरेशन, मतलब हमारा एक्सेलरेशन क्या है, वेलोसिटी की ही डायरेक्शन में है, स्पीड बढ़ा देगा वो। ऐसा एक केस का एग्जांपल है यहाँ पे, जिसमें आपके पास टाइम 1 सेकेंड पे आपका डिस्टेंस 2 मीटर था, 2 सेकेंड्स पे उसने 4 मीटर कवर किया। अब 3 सेकेंड पे उसने सीधा 8 मीटर कवर किया, 4 पे 16 एंड 5 पे 32। सी लास्ट वाले एग्जाम्पल में आपके पास एक पैटर्न था 2, 4, 6, 8, 10 वाला, जो अब यहाँ पे नहीं है। जो डिस्टेंस है ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है, 2 का 4 हुआ, फिर 4 का डायरेक्टली 8 हो गया, सो इट इज गेटिंग मल्टीप्लाइड बाय 2, हेंस इट इज इंक्रीजिंग, हेंस वी हैव अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो इस केस में हमारा जो भी लाइन बनेगी कभी भी स्ट्रेट नहीं बनेगी, इट वुड बी कर्व्ड। चलो अब इसको प्लॉट करके देखते हैं कि एक्चुअल में क्या बन रहा है। प्लॉट करेंगे तो t इज इक्वल टू 1 पे हमारा क्या है, डिस्टेंस 2, जो कुछ लगभग इधर लाई करेगा, हेंस यहाँ पे एक पॉइंट लगाया। 2 सेकेंड्स पे हम देखते हैं डिस्टेंस 4 था, कुछ लगभग वो इधर आ रहा होगा। फिर सिमिलरली 3 के लिए लगाते हैं, जो यहाँ पे आएगा, बिकॉज इट इज इक्वल टू 8। देन वी हैव t इज इक्वल टू 4 विच इज 16 एंड फाइनली t इज इक्वल टू 5 पे कहाँ है, 32। मैंने आपको क्या बोला था, लाइन्स जैसे जैसे हमने पॉइंट्स प्लॉट कर दिए, फाइनली क्या करना है, सिंपल है, सारे पॉइंट्स को आप ऐसे ज्वाइन कर दो। हेंस आफ्टर वी ज्वाइन वी सी दैट द लाइन इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन। फर्स्ट केस में स्ट्रेट थी बिकॉज इट वॉज अ यूनिफॉर्म मोशन, इस बार नॉन यूनिफॉर्म है, एक्सेलरेशन है, स्पीड वेरी हो रही है, हेंस लाइन वुड बी कर्व्ड। अब वो किस तरफ कर्व करेगी दैट डिपेंड्स कि एक्सेलरेशन कैसा है। इस केस में हमारे पास पॉजिटिव है, हेंस द लाइन, द कर्व इज टुवर्ड्स द अपसाइड। अब इसके अंदर अगर हमारे पास में नेगेटिव एक्सेलरेशन होता, नेगेटिव एक्सेलरेशन के अंदर हमारे पास फर्स्ट में क्या है, 10 मीटर्स, सेकेंड पे अब इसने 18 मीटर कवर किया, थर्ड सेकेंड पे 24, 4 पे 28 और 5 पे 30। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि इसमें भी तो डिस्टेंस बढ़ते ही जा रहा है, डिस्टेंस थोड़ी कम हो रहा है, मतलब एक्सेलरेशन तो है। सही बात है, एक्सेलरेशन है, बट सी फर्स्ट केस में हमारे पास में डिस्टेंस कितना है, वेरी कितना हो रहा है, 8 मीटर्स से, दैट इज 18 माइनस 10, 8 मीटर्स। पर नेक्स्ट और सेकेंड में कंपेयर करते हैं, दैट इज थर्ड सेकेंड और सेकेंड सेकेंड पे अगर हम कंपेयर करें तो 24 माइनस 8 कितना आता है, 6, देन इट इज 4,
एंड फाइनली इट इज 2, मतलब क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन क्या है, नेगेटिव, बिकॉज द डिस्टेंस कवर्ड इज ग्रेजुअली डिक्रीजिंग, कम होता जा रहा है। फाइनली मैं और कोई सेकंड के लिए लेता तो ये डिस्टेंस में डिक्रीज बंद ही हो जाता, गाड़ी हमारी स्टॉप हो जाती, हेंस वी हैव अ नेगेटिव एक्सेलरेशन। अब इसमें देखते हैं कि हमारे ग्राफ की लाइन कैसी आती है। फिर से सिंपल है, सेम प्रोसेस रहता है, कैसा भी हमारे पास मोशन हो, वी हैव द पॉइंट्स, वी हैव द ग्राफ, जस्ट प्लॉट ऑल द पॉइंट्स ऑन द ग्राफ एंड मेक अ लाइन आउट ऑफ इट। फर्स्ट हमारे पास में क्या है, पॉइंट t इज इक्वल टू 1, उस पे क्या है 10, वी हैव अ डॉट ओवर है। 2 पे हमारे पास में 18 है, जो कुछ लगभग इधर आएगा। 3 पे क्या है हमारी 24, 25 से थोड़ा नीचे हमने पॉइंट लगा दिया। t इज इक्वल टू 4 पे 28 है, तो लगभग कुछ वो इधर की तरफ लाई करेगा। एंड t इज इक्वल टू 5 पे फाइनली हमारे पास में क्या है, एग्जैक्टली 30। तो अब अगर हम सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करें तो हमारी लाइन कुछ ऐसी आती है। फर्स्ट केस में क्या आया था, ये कर्व ऊपर की तरफ फेस कर रहा था, इस बार ये कुछ झुका हुआ कर्व है, और हमारे पास कुछ टाइम्स होते तो हो सकता है कर्व पूरा ही झुक जाता आगे की तरफ। हेंस नेगेटिव एक्सेलरेशन में कर्व क्या होता है, फेसिंग डाउनवर्ड्स। पॉजिटिव एक्सेलरेशन में क्या था, फेसिंग अपवर्ड्स। सो बेसिकली दिस वाज आवर डिस्टेंस टाइम ग्राफ। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट टाइप ऑफ ग्राफ व्हिच इज द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। नेक्स्ट अप वी हैव द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में सिंपल था, टाइम के साथ में डिस्टेंस कैसे वेरी हो रहा था उसको प्लॉट कर रहे थे। सेम प्रोसेस वेलोसिटी के लिए भी हम फॉलो करते हैं। हमारे पास में क्या है, फिर से एक्स एक्सिस पे टाइम ही है, अब इस बार वाई एक्सिस पे हमारे पास में वेलोसिटी है जो कि मीटर पर सेकेंड में है, उसकी एसआई यूनिट में। अब इसके लिए हमारे पास में 3 केसेस है। फर्स्ट केस हमारा है बॉडी मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, फिर से वही यूनिफॉर्म मोशन वाला केस जिसमें वेलोसिटी वेरी नहीं हो रही है, वेलोसिटी टाइम के साथ में सेम रहने वाली है। मतलब टाइम 1 हो तो भी वेलोसिटी 30 है, 2, 3, 4 हो, सब पे हमारी वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड ही रहने वाली है। तो इसको तो प्लॉट करना बहुत सिंपल होगा। हमारे पास में एक साइड टाइम है, दूसरी साइड वेलोसिटी है, प्लॉट कर देते हैं। t इज इक्वल टू 1 पे हमारे पास क्या है 30, 2 पे भी क्या है 30, 3 पे 30, 4 पे 30 एंड फाइनली 5 पे भी 30। तो हमारे पास में एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। हेंस जब भी यूनिफॉर्म मोशन होगा तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ भी कैसा था, स्ट्रेट था। बट वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्ट्रेट तो है, ये हॉरिजॉन्टल है पूरा। सो रिमेंबर दिस केस। अब इसके अंदर हम हमारा क्या फाइंड करते हैं, वेलोसिटी के थ्रू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड करते हैं, हमारे पास में फिर से कोई भी 2 पॉइंट हम सेलेक्ट कर लेते हैं। डजेंट मैटर बिकॉज यूनिफॉर्म मोशन है, आप कोई भी 2 पॉइंट सेलेक्ट कर सकते हो। फर्स्ट हम कर लेते हैं t इज इक्वल टू 1, फाइनल हम कर लेते हैं t इज इक्वल टू 5। तो t1 क्या हो जाएगा 1 सेकेंड एंड t2 विल बी 5 सेकेंड। फिर से जो भी टाइम है उसके कॉरस्पॉन्डिंग y एक्सिस पे जो भी क्वांटिटी हो वो नोट कर लेते हैं। क्योंकि ये सारी क्वांटिटी सेम है तो हमारा v क्या हो जाएगा, डजेंट मैटर v1 हो या v2 हो, वो सेम ही रहने वाला है। सो लेट्स नेम इट v क्या हो जाएगा 30 सेकेंड्स। अब वेलोसिटी का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, v इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। तो हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा इसके अंदर, वेलोसिटी इनटू टाइम। जस्ट हम टाइम को उठा के इधर ले गए, तो अब डिस्प्लेसमेंट फाइंड करें तो क्या होगा, वेलोसिटी तो हमारी क्या रहने वाली है 30 रहने वाली है। अब टोटल टाइम टेकन क्या है, रिमेंबर इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन दोनों देख लो। टोटल टाइम कितना निकालना है, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल 5 सेकेंड्स है, इनिशियल 1 सेकेंड है, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो तो हमारा टाइम क्या हो जाएगा 5 माइनस 1, तो टोटल कितना हो गया टाइम 4। सो व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट 30 इंटू 4 दैट इज 120 मीटर्स। बेसिकली हमने क्या फाइंड किया कि जब ऑब्जेक्ट ने मोशन t इज इक्वल टू 1 सेकेंड से स्टार्ट करी और t इज इक्वल टू 5 सेकेंड तक गई विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड, तो उसने टोटल डिस्प्लेसमेंट जो कवर किया वो क्या था 120 मीटर्स। अब हमारे पास में वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर ये चीज फाइंड करने का बहुत ही एक ईजी वे भी है। अब वो देखते हैं। हमारे पास में ये जो पूरा एरिया बन रहा है दैट इज अ रेक्टेंगल, ऑब्वियसली इट इज विजिबल। अगर हम इस रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करें तो उसकी मदद से भी हम टोटल डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर सकते हैं। चलो करके देखते हैं एक बार कि पहले जो 120 मीटर्स आया था वो इसको कैलकुलेट करने से भी 120 आता है क्या। नाउ रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। हमारे पास में लेंथ क्या है, वही सेम 30। सो व्हाट इज द लेंथ, इट इज AD विच इज 30 एंड व्हाट इज द ब्रेड्थ, इट इज AB। व्हाट इज AB,
अगेन 5 माइनस 1, दिस इज नॉर्मल मैथमेटिक्स। नॉर्मल मैथमेटिक्स में लेंथ और ब्रेथ जैसे करते हैं, सिंपल वैसे कैलकुलेट करना है। तो व्हाट विल बी द ब्रेथ? इट विल बी 4, हेंस व्हाट इज द टोटल एरिया? 120, which is the same as 120 meters of displacement which we just calculated। तो हम एक जनरलाइज्ड वे में क्या बोल सकते हैं कि हमारा जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसका मैग्नीट्यूड, दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू द एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। जो भी आपका कर्व या स्ट्रेट लाइन बनी होती है, जो आपकी यहाँ पे हॉरिजॉन्टल थी, आगे वाले केसेस में हो सकता है हॉरिजॉन्टल ना हो, तो जो भी हमारे पास में लाइन बनती है उसके अंडर जो हमारा कर्व बन रहा है, द एरिया ऑफ दैट कर्व वुड बी इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द अदर टू केसेस। नाउ इन द सेकंड केस वी हैव अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अभी तक हमने यूनिफॉर्म मोशन की बात करी थी, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में भी हमारे पास में दो चीजें हैं, एक में एक्सेलरेशन तो दोनों में ही रहने वाला है, बट एक्सेलरेशन भी सेम रहेगा या चेंज होगा, वो भी एक अलग अलग केसेस बन जाते हैं। पहले वाले केस को देखते हैं, बॉडी मूविंग विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। मतलब एक्सेलरेशन तो है बट वो एक्सेलरेशन चेंज नहीं हो रहा है, ए रिमेन्स कांस्टेंट। हमारे पास में उसके लिए एक एग्जांपल है कि कोई भी ऑब्जेक्ट चल रहा था, उसने t इज इक्वल टू 1 पे उसकी वेलोसिटी थी 10 मीटर पर सेकेंड, 2 पे वो चली गई 20 पे, 3 पे वो 30 मीटर पर सेकेंड पे है, 4 पे 40 एंड फाइनली 5 पे 50 मीटर पर सेकेंड। हेंस यू सी अ पैटर्न, 10 पे 20, 30, 40, 50, 10 से ही चेंज हो रहा है, हेंस एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। एक कांस्टेंट वैल्यू से हमारी वेलोसिटी वैरी कर रही है। चलो अब इसका ग्राफ बनाते हैं। t इज इक्वल टू 1 पे फिर से 10 है, 2 पे हमारे पास वैल्यू 20 है, 3 पे 30, 4 पे 14, 5 पे 50। सबको प्लॉट कर दो, लाइन ज्वाइन कर दो, हेंस वी हैव द ग्राफ। तो हमारे पास में इस बार क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। फिर से स्ट्रेट लाइन है मतलब क्या है, लीनियर ग्राफ है। अब हम इसकी मदद से पूरा डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने की ट्राई करते हैं। हमने अभी अभी एक ट्रिक सीखी, वो क्या थी, कोई भी हमारे पास में ग्राफ बने उसके अंडर का हम एरिया फाइंड कर लेते हैं, दैट वुड बी इक्वल टू द टोटल डिस्प्लेसमेंट। अब इसके अंदर भी हम 2 पॉइंट सेलेक्ट करते हैं। कौन से 2 पॉइंट? फर्स्ट मान लेते हैं हमने t इज इक्वल टू 2 सेलेक्ट कर लिया, सेकेंड t इज इक्वल टू 4 सेलेक्ट कर लिया। सिंपल प्रोसेस फॉलो करेंगे, वापस वेलोसिटी पे उस कॉरस्पॉन्डिंग टाइम्स में क्या वैल्यू रही है, लेट्स नोट दैट डाउन। फर्स्ट के लिए हमने t1 के लिए लिख दिया v1 दैट इज इक्वल टू 20 और t2 पे क्या है v2 विच इज इक्वल टू 40। तो अब हमें अगर डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है तो इन दोनों के बीच का एरिया हमें चाहिए होगा, which would be this whole thing। अब now this is a trapezium। एक ट्रेपेजियम क्या आपको अगर डायरेक्ट एरिया फाइंड करने बोल दे, that would be difficult। तो इसके लिए भी एक सिंपल सा प्रोसेस है, लेट्स डिवाइड बोथ ऑफ दिस एरियाज। उस एरिया में उस टोटल फिगर को बांट दो जिसके मदद से आप आराम से टोटल एरिया फाइंड कर सको। जो भी उसमें ऐसे फिगर बनते हैं जिसका आपको आता है कि हाँ मुझे एरिया फाइंड करना आता है, उसमें वो टोटल एरिया बांट दो। अब मैं अगर ये पूरे ट्रेपेजियम को देखूं तो मुझे तो बस 2 ही चीजें दिख रही है जिसका मुझे एरिया फाइंड करना आता है। फर्स्ट इज दी ट्राइंगल एंड सेकंड इज दी रेक्टेंगल। तो मैं तो इन दोनों एरिया को सेपरेटली फाइंड करूंगा और फाइनली एड अप कर दूंगा। फर्स्ट हम ट्राइंगल का फाइंड करते हैं। ट्राइंगल हमारे पास क्या है, ABE। नाउ सी दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया तो फाइंड करना में आराम से आता है, विच इज इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट। हमारे पास में बेस क्या है BE। अब BE कितना है, नीचे एक्सिस पे देख लो, एक्सिस पे क्या है हमारा 2 से स्टार्ट हुआ 4 पे एंड हुआ, तो टोटल ये लेंथ हमारी कितनी हो जाएगी 4 माइनस 2। सो व्हाट इज द बेस, इट इज B विच इज इक्वल टू 4 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 2। नाउ व्हाट इज द हाइट, हाइट इज AE फाइंड करने के सेम प्रोसेस, एक्सिस पे उसको प्रोजेक्ट कर दो, देखो कि स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट कहाँ पे है, दोनों को माइनस कर दो। हमारे पास फाइनल पॉइंट है 40, इनिशियल पॉइंट है 20। व्हाट इज AE देन, 40 माइनस 20 विच इज इक्वल टू 20। हेंस व्हाट इज द टोटल एरिया, हाफ इंटू 2 इंटू 20, 2 गेट्स कट एंड व्हाट इज द फाइनल एरिया विच इज इक्वल टू 20। तो इस ट्राइंगल का हमारे पास टोटल एरिया क्या है 20। नेक्स्ट एरिया पे जाते हैं, क्या बचा रेक्टेंगल। अब अगर हम सेम प्रोसेस से रेक्टेंगल का फाइंड करें एरिया, तो रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ क्या है इतना, फिर से प्रोजेक्ट करते हैं, फाइनल 20 है, इनिशियल तो 0 ही है, तो टोटल क्या हो गया 20 माइनस 0 विच इज इक्वल टू 20। एंड व्हाट इज द ब्रेड्थ, इट इज इक्वल टू CD।
CD कितना है हमारे पास में 4 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 2, टोटल एरिया कितना आ गया 40। तो हमारे पास में रेक्टेंगल का भी एरिया है, ट्रायंगल का भी एरिया है, टोटल एरिया क्या है, दोनों को ऐड कर दो 14, सो व्हाट इज 20 प्लस 40, इट इज इक्वल टू 60। हेंस ये 60 कितना है कि इस कर्व के अंदर या इस ग्राफ के अंदर टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ होगा जब एक बॉडी ने ऐसा एक मोशन फॉलो किया, सो द टोटल डिस्प्लेसमेंट वुड बी इक्वल टू 60 मीटर्स। हेंस हमारे पास में दूसरा केस था। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड केस। अब थर्ड केस में हमारे पास में एक्सेलरेशन खुद ही चेंज हो रही है। बेसिकली वी हैव अ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। वेलोसिटी तो बढ़ रही है या कम हो रही है हमें नहीं पता, बट वो कम या ज्यादा भी इक्वल अमाउंट से नहीं हो रही। पहले थोड़ी ज्यादा कम हो रही है, फिर उससे कम हो रही है, या बढ़ रही है तो वो बढ़ भी किस अमाउंट से रही है वो भी चेंज हो रहा है। सो अगर हमें ऐसा कोई ग्राफ हम बनाए, हमें अगर पॉइंट्स दे दिए जाए, तो इस केस में हमारे पास में ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। लास्ट केस में हमारे पास क्या था, एक्सेलरेशन तो थी बट वो कांस्टेंट थी, तो वेलोसिटी इक्वल अमाउंट से इंक्रीज हो रही थी, बट इस केस में अनइक्वल अमाउंट से हो रही है। यहाँ पे अगर आप देखो तो 1 सेकेंड और 2 सेकेंड इन दोनों के बीच में वेलोसिटी इंक्रीज तो हो रही है, पर क्या वो उतनी ही अमाउंट से इंक्रीज हुई जितना 0 और 1 से हो रही थी? नहीं, 0 और 1 में बहुत ही अच्छा इंक्रीज था, 0 से सीधा 10 पे चली गई थी। बट हम नेक्स्ट सेकेंड की बात करें तो 10 से 20 पे नहीं गई, कोई छोटा सा अमाउंट इसने कवर किया, उसके बाद में उसने बहुत ज्यादा किया, फिर और ज्यादा किया, फिर से कम किया। हेंस द मोशन इज अनअरेंज्ड, इट इज नॉट अरेंज्ड, हेंस द एक्सेलरेशन इटसेल्फ इज नॉट कांस्टेंट। कोई और हमारे पास में हो तो उसमें हम ऐसा ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। इस केस में क्या हो रहा है, सी लास्ट वाले केस में एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं था बट वो हमेशा पॉजिटिव था। इस वाले केस में हमारा एक्सेलरेशन यहाँ तक पॉजिटिव था बट इसके बाद में सीधा नेगेटिव हो गया, मतलब जो बढ़ रही थी वेलोसिटी अब तो उसने उसको कम कर दिया, तो हमारा ग्राफ कैसे नीचे की तरफ पॉइंट करेगा, और उसके बाद में हो सकता है फिर से बढ़ गई हो, इसलिए वो फिर से ऊपर चला गया। सो दीज वर आर वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स फॉर ऑल द 3 केसेस।